नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ न्यू वायरल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 1 कोशिका विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत हम ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा 100 प्रश्न तक देख चुका था। जो 100वां प्रश्न था उसमें आपका था कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला 101 प्रश्न देखते हैं। कहता है डीएनए द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तुत किया था, है ना। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि डीएनए द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो आपको भी पता होगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स जिसको बोलते हैं उसको प्रस्तावित किया था आपका वाटसन एवं क्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है 102 नंबर क्वेश्चन, जीव दर्भ जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। जो जीव दर्भ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखें, है ना। कहता है कि जीव दर्भ जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। तो जीव दर्भ जीवन का भौतिक आधार है, यह हक्सले की कहना था। हक्सले ने कहा था जीव दर्भ जीवन का भौतिक आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है जीव दर्भ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जीव दर्भ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकेंजे ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है क्रिस्टी। हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मान ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अंगुलीनुमा संरचना होता है, अंगुलीनुमा संरचना होता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है। तो कोशिका भित्ति जो होता है प्रागम्य झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति क्या होता है, एक प्रागम्य भित्ति होता है। प्रागम के मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया है। लाइसोसोमर्स कार्य करते हैं, लाइसोसोम नहीं है, लाइसोसोम्स, सॉरी सही है, लाइसोसोम्स कार्य करती है। तो लाइसोसोम कार्य करती है, क्या करती है, अंतःकोशिकीय पाचन करता है पाचक रस की मदद से। 108 नंबर प्रश्न है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित रहता है ना। तो कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लवक। अगला है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये होता है एपोप्टोसिस। 10 नंबर कहता है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन सा कोशिकांग आपका प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो 110 के बी ऑप्शन हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। तो आपको पता होगा कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है। तो गोल्जी काय का प्रमुख काम है सिक्रेशन और साथ में स्टोरेज और साथ में क्या था, पैकेजिंग के काम कर रहा था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 113 नंबर प्रश्न कहता है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के कारण। अगला 14 नंबर प्रश्न कहता है 100, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत किया था कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं।
तो सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। किसने अवधारणा यह प्रस्तुत किया था? तो आपको ध्यान देना है, रॉबर्ट स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका सिद्धांत जो दिया था, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सी है? तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ जो है आपका जल है। सही है, जल ही पाया जाता है 80% से भी ज़्यादा। प्रासरण की परिभाषा क्या है? 116 में कहता है प्रासरण की परिभाषा क्या है? प्रासरण के बारे में पीछे भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे होगा अर्ध प्रागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रभाव। विलायक माने जल का प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 117 नंबर देखते हैं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है? जल बाह्य प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाता है। जल बाहरी प्रसरण द्वारा बाहर निकल जाए इसलिए सिकुड़ जाता है। 118 नंबर का, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है, मतलब छोटा होती है, तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है। तो यह ऐसा विलयन हाइपोटोनिक विलयन कहलाता है। एक एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। तो जब कोशिका आयतन में वृद्धि होगा, मतलब आयतन में वृद्धि होगा, तो कहता है इसको किस में रखा जाएगा तो आयतन में वृद्धि होगा? तो कहता एक अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है, तब ये आयतन में वृद्धि होगा। 120 कहता है बीज फूलते हैं जब जल में रखते हैं। तो बीज क्यों फूलते हैं? जल में रखा जाता है तो क्या होता है? बीज फूल जाता है। इसमें अंतः शोषण के कारण बीज फूल जाता है। 121 नंबर देखते हैं। लकड़ी के बने दरवाजा का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। तो वही बात है, फूलने के कारण क्या? लकड़ी वर्षा ऋतु में दरवाजा क्या होता है? फूल जाता है लकड़ी का दरवाजा। तो ये आपका हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 122 नंबर कहता है कि उर्वरकों को अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु को कारण बनता है। तो अधिक उर्वरक देने से पौधा की मृत्यु हो जाए, यह किस कारण से होता है? तो ये बाहरी प्रासरण के कारण होता है। 123 नंबर प्रश्न देखता है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन जब होता है, कोशिका विभाजन तो जानता है, लेकिन केंद्रक विभाजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। केंद्रक विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकिनेसिस। 124 नंबर का था शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सी कोशिका विभाजन होता है? हाँ, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, उसमें से आपको असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। तो इसमें जो शरीर की मरम्मत की बात करता है तो उस समय विभाजन कौन होता है? तो शरीर जब विभाजन मरम्मत वृद्धि की बात किया जाए तो समसूत्री विभाजन होता है। कहता है अगला कि शेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वर्टिब्रेटस में जो टेस्टिस में शुक्राणु निर्माण होता है, उसको निर्माण होता है, कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, ये बोल रहा है इसमें। तो इसमें मियोसिस है ना, किसके कारण होता है? मियोसिस के कारण होता है। मियोसिस के कारण होता है। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाला अवस्था कौन है? देखिए माइटोसिस के 5 अवस्था, जिसमें सबसे ज़्यादा समय लेता है कौन सा चरण? 5 अवस्था में सबसे ज़्यादा समय लेने वाला अवस्था कौन है? तो प्रोफेज है। और सबसे कम लेने वाला अवस्था कौन है? एनोफेज। तो इसमें आपका कहता है सबसे ज़्यादा समय लेने वाला अवस्था कौन सा है? तो प्रोफेज है। 127 नंबर कहता है पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? तो कहता है साइटोकिनेसिस मतलब कि कोशिका का विभाजन। साइटोकिनेसिस अभी देखें केंद्रक का विभाजन, तो वही केंद्रक का विभाजन किसके मदद से होता है पादप कोशिका में? तो ये कहता है आपका ऑप्शन नंबर 1 कोशिका पट्टिका के, है ना, कोशिका पट्टिका का यानी कि सेल प्लेट के द्वारा होता है। 128 कहता माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो अभी बताएं सबसे ज़्यादा प्रोफेज और सबसे कम एनाफेज। सबसे कम एनाफेज। अगला है
एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगे? तो एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनेगा? तो ये कहता है 129 के 8 बार होगा तो 256 कोशिका बनेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 130 नंबर। कहता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में होता है। प्रागति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में? जैसे होता है तो आपको किस विभाजन में होता है? तो आप देखे थे अभी, ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है, लेकिन ये किस अवस्था में होता है? तो आपको ध्यान देना है, ये होता है आपको पैक्टिन अवस्था में। 132 नंबर। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार का विभाजन होगी? तो मियोसिस द्वारा 200 शुक्राणु बनेगा, कितनी बार विभाजन होगा? तो आपको 50 बार होना पड़ेगा, 50 बार विभाजन होगा। तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था हो जाएगा आपका प्रोफेज। टेलोफेज अंतिम अवस्था है तो उसका प्रोफेज हो जाएगा शुरुआत वाला। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो 134 के एनोफेज। सही है। आगे 135 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए निम्नलिखित कथनों पर। क्या कहता है कि ये वाला प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 देखिए, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है। बिल्कुल बात सही है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार होती है। लेकिन वही अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। अगला कहता है 136 नंबर की निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना का खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था ना? फॉन्टाना के द्वारा किया गया था, है ना? तो ये किस कोशिकीय संरचना के खोज फॉन्टाना के द्वारा किया गया था? तो केंद्रिका का खोज। किसका? केंद्रिका का खोज। 137 नंबर है और ये लास्ट प्रश्न है, यानी चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है। इसमें 137 प्रश्न है, छोटे से लेकर बड़े प्रश्नों को कवर किया गया। अगला हम बात करेंगे टिश्यू का। टिश्यू उत्तक, यानी कि उत्तक के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो ये लास्ट प्रश्न देख सकते हैं आप। जो लास्ट प्रश्न है, कहता है कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो समसूत्री विभाजन का क्या महत्वपूर्ण है? तो ये कहता है कि एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन होता है। हाँ, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन में समसूत्री द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि जो होता है और मरम्मत के काम करता है समसूत्री विभाजन से क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत करता है। तो ये सभी कार्य जो है आपका समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भेजें। मेरा सीरीज लगातार जारी रहेगा। प्रतिदिन आपको 1 या 2 वीडियो अवेलेबल कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।